आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। विशेष वार्ता की श्रृंखला में प्रस्तुत है विशेष चर्चा। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में शुरू की गई ई वोटिंग प्रक्रिया पर विशेष बातचीत के लिए आज के विशिष्ट अतिथि हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद। उनसे बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार के विशेष चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम को लेकर मैं स्टूडियो में उपस्थित हूं धर्मेंद्र कुमार राय। बिहार ने चुनाव कराने की प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी शुरुआत की है। मोबाइल के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने का अवसर मिला है। पूरे देश में यह क्रांतिकारी पहल करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है और हमने देखा कि किस प्रकार नगर निकाय के पिछले चुनावों में उपचुनाव में लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। इस नई क्रांतिकारी पहल की शुरुआत बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है और जिस प्रक्रिया जो है ई वोटिंग की प्रक्रिया, इसके बारे में हमारे साथ बातचीत के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री दीपक प्रसाद। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। और आपने मौका दिया, आकाशवाणी पटना को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मौका दिया कि हम लोगों तक ई वोटिंग की बातें हैं वो हम पहुंचा पाएंगे। सर, आपकी पहली प्रारंभिक टिप्पणी में हम जानना चाहेंगे कि यह जो ई वोटिंग की प्रक्रिया है क्या, और जो परंपरागत तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन है, ईवीएम से जो वोट डाले जाते हैं और बैलेट के माध्यम से वोट डाले जाते हैं, उससे यह किस प्रकार अलग है? देखिए, ई वोटिंग माध्यम से वोट जो डालते हैं वो मोबाइल के माध्यम से दूसरा, वो उन्हें इसके लिए बूथ पे आने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी रिमोटली, कहीं से भी, और कहीं से भी का मतलब है अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में भी बैठा हुआ है तो वहां से भी वो मतदान कर सकता है, या अगर कोई व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो वहां से भी मतदान कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति कोई अगर स्टूडेंट है, कहीं बाहर पढ़ता है, तो वो भी मतदान कर सकते हैं। जी, लोग जो नए तकनीक का प्रयोग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जो है, हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस प्रकार मतदाता है जो उनके अधिकार को जो है, मतदाताओं को जो है सशक्त बनाता है, उनको एम्पावर करता है। देखिए, मतदान में अगर आप देखेंगे ओवरऑल भागीदारी तो लगभग 55 से 60% लोग भाग लेते हैं। और इस तरीके से अगर देखेंगे कि एक बड़ा तबका लगभग 40%, 35 से 40% मतदाता वो मतदान में भाग नहीं लेते हैं और उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी कठिनाइयां होती है जिसके कारण वो बूथ में आने में उस दिन असमर्थ होते हैं। तो ये जो एक माध्यम है ई वोटिंग के माध्यम से, तो ऐसे मतदाता जो किन्हीं न किन्हीं कठिनाइयों से अपने बूथ पे उस दिन उपस्थित होकर मतदान नहीं कर सकते हैं, उन सबों को एक ऐसा हथियार मिला है जिससे वो कहीं भी रह करके मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो डेमोक्रेसी जो हमारी है वो ज्यादा से ज्यादा तभी स्ट्रांग हो सकती है जब इसमें हर लोग मतदान में भाग ले सके। तो ये एक ऐसा अस्त्र है, ये वेपन है जिसके सहारे जो लोग किसी न किसी कारण से मतदान में नहीं भाग ले सकते हैं, बूथ पे उपस्थित हो करके वे सभी कहीं न कहीं से मतदान कर सकते हैं। ये जो डिजिटल जो है टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं ई वोटिंग की प्रक्रिया में, और बिहार में देखा गया कि जो मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है कहीं न कहीं माइग्रेट होकर दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में रहता है, और जो मतदान के समय है उनकी कमी हम देखते हैं, जो कहीं मतदान का प्रतिशत है उसको प्रभावित करता है। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे जो ई वोटिंग की जो शुरुआत की गई है, इस प्रकार ऐसे जो मतदाता हैं उनको सुविधा प्रदान करता है कि वहां पर रहकर अपना मतदान का जो है मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो जैसे बताया कि एक बड़ा सा वर्ग जो है जो अपने रोजी रोटी के कारण अपने जगह पे नहीं है जहां पे उसका बूथ है, वो अपने जगह से कहीं और अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, या प्रोफेशनल्स जिसको एक तो मजदूर जिसको हम बोलते हैं माइग्रेंट लेबर है, जो कर लगभग 30% के आसपास के लोग जो हैं यहाँ से बाहर रहते हैं। इसके अलावा बड़े सारे प्रोफेशनल्स जो काम करते हैं वो अपने जहाँ पे उनका जो मतदाता जहाँ के हैं वो वहाँ पे नहीं रहते हैं। और स्टूडेंट्स भी काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने पढ़ाई के कारण अपनी जगह से बाहर रहते। तो ऐसे एक बड़ा तबका जो मैं पहले भी बताया था कि ये सारे मिलके लगभग 35% से 40% ऐसे लोग होते हैं जो मतदान करना चाहते हैं, लेकिन इन कारणों से वो वहां उपस्थित उस दिन नहीं हो पाते हैं। जी,
कहीं न कहीं जो ये टेक्नोलॉजी है, जो समावेशी जो आधार है मतदान की प्रक्रिया में, सभी लोगों को भागीदारी की का लाभ मिले, उसकी जो प्रक्रिया है उसको मजबूत करता है। हमने देखा कि पिछले बार जो चुनाव थे, उपचुनाव हुए नगर निकायों के, उसमें आप लोगों ने इसका प्रयोग किया और बहुत ही एक सराहनीय पहल है जो इतने कम समय में इसको रोल आउट किया गया और उसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। तो हम जानना चाहते हैं कि जो पिछला मतदान हुआ उसमें क्या आप लोगों ने मतदाताओं की संख्या रखी थी जिनको ये अधिकार दिया गया था? और पिछले जो हमारे चुनाव हुए अर्बन लोकल बॉडीज के हुए, तो उसमें से 9 ऐसे लोकल बॉडीज थे जिसको कि हम लोगों ने ई वोटिंग के लिए चुना था। और उसमें लगभग 2,95,000 के करीब वोटर्स थे। उन वोटर्स में हम लोगों ने लगभग 12%, लगभग 40,000 के करीब जो लोग थे उनको हम लोगों ने ई वोटिंग के लिए रजिस्टर किया। और तो ये एक अभी चूंकि ये पायलट प्रोजेक्ट थे तो इसलिए हम लोगों ने 12%, 10 to 12% हर बूथ से हम लोगों ने लोगों को रजिस्टर किया। जी, ये जो प्रयोग है, अगर हम इसको क्वांटिफाई करना चाहें, सफलता के तौर पर देखना चाहें, क्योंकि दोनों ही प्रक्रियाओं से मतदान हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी प्रयोग हुआ और ई वोटिंग की जो प्रक्रिया, तो अगर जो तुलनात्मक देखा जाए, वोटर्स जो टर्नआउट होते हैं मतदान केंद्रों पर, कितना ज्यादा इसको सफलता के तौर पर आप देखते हैं, कितने लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने आए इस प्रक्रिया में? आप देखेंगे कि जो फिजिकल बूथ है हमारे, वहां पे लगभग 43% का मतदान हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिन लोगों ने रजिस्टर किया था, ये जो हमने बताया कि जो 40,000 के लगभग लोगों ने रजिस्टर किया था, उसमें से लगभग 30,000 लोगों ने मतदान किया। तो ऑलमोस्ट 80% से ऊपर, 82-84% के आसपास लोगों ने मतदान किया जो ई वोटिंग के लिए रजिस्टर किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जिन लोगों ने रजिस्टर किया उनमें काफी उत्सुकता थी जी। और ये भी साबित करता है कि जो सिंपल हमारा जो सिस्टम था, जिसके जो मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग करने का जो सिस्टम क्रिएट किया था, वो काफी सिंपल था, जिसके कारण लोगों को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई मतदान करने में। तो ये साबित करते हैं कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें लोग घर बैठे मतदान कर सके, या जहां पे वो है वहां से मतदान कर सके, उनको बूथ पे आने की जो डिस्कम्फर्ट है उसको दूर किया जा सके, तो ऐसे लोगों में मतदान करने की भागीदारी बहुत बढ़ जाती है। जी, आपने देखा होगा कि जो बूथ पे लोग नहीं आते हैं, एक तो कुछ कारणों से नहीं आते हैं, जैसे कि लोग फिजिकली डिसेबल हैं, या एल्डरली पर्सन है, या हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, या फिर जो माइग्रेंट वर्कर है। तो ये एक तबका है जो बूथ पे डिस्कम्फर्ट के कारण जो उनकी संभावना आने की बूथ पे नहीं है। तो ये सिस्टम से उनकी तो केयर करते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन ये भी आप देखेंगे कि काफी सारे, खासकर शहरों में आप देखेंगे कि लोग बूथ पे जाकर के किसी न किसी कारण से, अगर हम इसको रेगुलरली मेन स्ट्रीम की तरह हम लोग अगर इसका उपयोग करें जी, तो ऐसे लोग भी मतदान करना शुरू करेंगे। जी, जैसा आपने बताया सर कि जो तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत इम्प्रेसिव जो है आंकड़े रहे, काफी मतलब ऑप्टिमिस्टिक इसको कहा जा सकता है। खासकर शहरी क्षेत्रों में जो आपने बताया कि लोगों में उदासीनता देखती है, जिसको अर्बन अपैथी या वोटर्स अपैथी भी कहा जाता है, उसके अगर सॉल्यूशन के तौर पर देखा जाए ई वोटिंग को, तो आप किस प्रकार इसकी समस्या का एक समाधान मानते हैं? क्योंकि काफी प्रयासों के बावजूद जो स्वीप एक्टिविटीज चलती है, लोगों को जागरूक किया जाता है, तो उतने नतीजे जो है उत्साहजनक नहीं मिल पाते हैं। तो ई वोटिंग की जो प्रक्रिया है, अगर उसके सॉल्यूशन के तौर पर देखा जाए, कहाँ आप इसको पाते हैं? मेरे ख्याल से ई वोटिंग ही सॉल्यूशन है। जो आप बता रहे हैं, जो एपैथी बता रहे हैं, वोटर्स एपैथी, उसको दूर करने का सबसे प्रमुख एक जो वेपन हो सकता है, जो एक मीन्स हो सकता है, वो है ई वोटिंग। आप देखें कि लोग आजकल मोबाइल्स में, अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया या हर चीजों में वो काफी ज्यादा समय स्पेंड कर, तो उस तरीके से अगर ई वोटिंग का अगर हथियार मिल जाए तो मैं बिल्कुल आशान्वित हूं कि हर कोई जो अब तक मतदान में किसी न किसी एपैथी के कारण, जो आपने कहा है कि वोटर एपैथी, वो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी भी जो आपने ई वोटिंग हम लोगों ने किया,
तो उसमें भी हम लोगों ने पाया कि जिन लोगों ने रजिस्टर किया था उनमें से लगभग 80 से 84% लोगों ने भाग लिया। 2 पार्ट है इसका, ये वोटिंग का, एक मोबाइल का है, एक एप्लीकेशन का है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो एप्लीकेशन को किस प्रकार विकसित किया गया है और खासकर जो चिंताएं होती हैं, सबसे बड़ी चिंता हैकिंग की, उसमें जो है टैंपरिंग की, तो किस प्रकार से उन सब चीजों से ये फुल प्रूफ है। एक तो देखिए, जो इसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये एप्लीकेशन को जब डेवलप किया जाता है तो पहले तो इसकी पूरी कॉन्सेप्ट या इलेक्शन की पूरी कॉन्सेप्ट, वोटिंग की पूरी कॉन्सेप्ट को समझने की होती है। उसके बाद एक आर्किटेक्चर डेवलप किया जाता है और इस आर्किटेक्चर में मुख्यतः 3 पार्ट में हम पूरे मतदान के वोटिंग की प्रक्रिया और उसके आलोक में जो टेक्निकल डेवलपमेंट होगी उसकी बातें करते हैं। पहला तो होता है कि वोटर्स की रजिस्ट्रेशन करने की बात, कि आप किस तरीके से ऑथेंटिक वोटर्स को रजिस्टर करें जो आपके इलेक्टोरल रोल में जो इलेक्टर के रूप में है। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान पहला ये किया जाता है कि उस व्यक्ति का टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन जो हमारे डेवलप हुए, उस एप्लीकेशन को वो अपना डाउनलोड करता है और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वो अपने एपिक की एंट्री करता है और एपिक की एंट्री करने के बाद उसे अपना फोटोग्राफ सेल्फी के माध्यम से देना होता है और उसको जब वो देता है तो जो इलेक्टर रोल में हमारे फोटोग्राफ्स हैं ऑलरेडी उनके इलेक्टर के, उनसे AI बेस्ड FRS टेक्नोलॉजी के द्वारा मैच कराया जाता है और उसके मैच होने के बाद उसकी ऑथेंटिसिटी एक तरह से स्टैब्लिश होती है और दूसरी टेस्ट होती है कि वो व्यक्ति लाइव है या नहीं, उसकी लाइव टेस्ट की जाती है। तो FRS टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये बायोमेट्रिक, नॉन आधार बेस्ड बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी हुई, जिसके माध्यम से वोटर्स की, इलेक्टर्स की आइडेंटिटी स्टैब्लिश की जाती है और उसके बाद उसे रजिस्टर किया जाता है। और ना सिर्फ उस वोटर्स की आइडेंटिटी रजिस्टर किया जाता है, बल्कि वो वोटर्स जिस मोबाइल से देता है उस मोबाइल की और उस सिम की, मोबाइल में लगे हुए सिम की को स्टैब्लिश किया जाता है, जिससे कि वो व्यक्ति जो है उसी मोबाइल के माध्यम से फिर जब ऑन द डे ऑफ पोल उसी मोबाइल के माध्यम से ही वोट डाल पाएगा, जिससे उसकी ऑथेंटिसिटी जो वोटर्स हैं उसकी, और वो ऑथेंटिक वे में वोट डाल रहा है, वही व्यक्ति वोट डाल रहा है, उसे स्टैब्लिश करने के लिए उसी मोबाइल के माध्यम से, जिसे हम बोलते हैं डिवाइस बाइंडिंग, की जाती है और उनके द्वारा फिर वोट दी जाती है। तो एक पार्ट हो गई आपकी वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की। दूसरी पार्ट उनकी होती है कि ऑन द डे ऑफ द पोल जब वो व्यक्ति फिर अपने एप्लीकेशन के आधार पे डाउनलोड करके वो जब अपना फोटोग्राफ से मैच होता है तो वो स्टैब्लिश हो जाता है कि ये व्यक्ति वही है जिसने पहले रजिस्टर किया था। और वो स्टैब्लिश हो जाने के बाद उसके बाद वो उनके सामने एक ई बैलेट पेपर आता है मोबाइल की स्क्रीन पे, उसमें से अपना वो चूज करता है किस कैंडिडेट को, किस पोस्ट के अगेंस्ट में किस कैंडिडेट को देना है। और उसमें ये भी सुविधा होती है कि कभी कभी हड़बड़ी में लोग गलत कैंडिडेट को वोट डाल देते हैं, जिससे जो उनके पसंद के कैंडिडेट नहीं होते हैं उसे चेंज करना चाहते हैं। तो वैसे में एक कंफर्मेशन का एक वहां पे बटन रहता है। कंफर्मेशन करने के पहले वो अगर चाहे तो फिर से वो उसको कैंसिल करके उसे अपने मनचाहे जो कैंडिडेट है उसे वो मतदान कर सकता है, फिर उसे कंफर्म करता है और उसके बाद उसे एक वीपैट की तरह उसके स्क्रीन पे किसको उसने मतदान किया, किस पोस्ट के विरुद्ध 20 सेकंड्स के लिए उसे दिखाई देता है और साथ में उसे एक SMS का मैसेज भी आता है कि उनका वोट कैप्चर कर लिया गया है। तो ये होगी वोटिंग की प्रक्रिया। फिर इसके बाद ये जो वोटिंग होने के बाद इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये वोट ब्लॉकचेन मेथोडोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए जो हमारे सर्वर जो है स्टेट डेटा सेंटर में फायरवॉल सिक्योर्ड सर्वर, उस पे वो जा करके स्टोर होते हैं। और जब वो स्टोर होते हैं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करके ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और दूसरा वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फॉर्म में होता है, जिससे ये इम्यूटेबल होता है। मीनिंग बाय कि जो सीक्रेसी ऑफ द वोट एंड सिक्योरिटी ऑफ द वोट जो सैक्रोसेंट है वो इंश्योर किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये पता नहीं चलता है कि किस व्यक्ति ने किसको वोट डाला, किसी भी को नहीं पता चल जा सकता है। एक तो ये, दूसरा वोट सिक्योर्ड रहता है, जैसे वो इम्यूटेबल होता है, उसे कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। और उसके बाद ऑन द डे ऑफ द पोल ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण वो वोट को डिक्रिप्ट किया जा सकता है और वो डिक्रिप्ट जो है RO ही करते हैं। RO को उसके लिए एक DSC की डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रहती है, उसके माध्यम से ही वो उसे ओपन करके डिक्रिप्ट कर सकता है और निर्धारित समय में ऑन द डे ऑफ द काउंटिंग ही, उसके पहले उसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। एक पार्ट जो है एप्लीकेशन का बारे में जो आप संकेत दे रहे थे, बता रहे थे
एक बड़ी संस्था ने इसको विकसित किया है और राज्य निर्वाचन आयोग का अपना भी एप्लीकेशन है। इसके बारे में आप श्रोताओं से के लिए कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो पूरी इसकी कॉन्सेप्ट और ये सारे तो डेवलप आइडियाज जो हैं ये इलेक्शन कमीशन बिहार के हैं, लेकिन ऐसे काम जो किए जाते हैं, जो भी बड़े काम होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इस एरिया के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे सीडैक हैदराबाद जो है, उन्होंने हमारे इस एप्लीकेशन को डिजाइन करने, डेवलप करने या डिप्लॉय करने और इम्प्लीमेंटेशन करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो जो एक एप्लीकेशन हमारा सीडैक के द्वारा डेवलप किया गया था, और दूसरी जो उसी तरह की दूसरी एप्लीकेशन है, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, हमारे इन हाउस टीम के द्वारा डेवलप किया गया था, जो ACR की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ लगातार इलेक्शन का काम कर रहा है, उनके द्वारा डेवलप किया था। इसके अलावा जो ऑथेंटिकेशन का काम जो FRS टेक्नोलॉजी और लाइव टेस्ट की जा रही थी, उसमें एक फेस टैगर बोल करके एक आपके स्टार्टअप है जो चेन्नई बेस्ड है, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में ये स्टार्टअप है, और इनकी 99.9% स्टैंडर्ड जो US की जो बेंचमार्क है उसमें ये खरे उतरते हैं। इनके द्वारा FRS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, और इसके अलावा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया। सीडा की एक अपनी प्रीमियर एक यूनिट है जो ब्लॉकचेन पे ही काम करता है उनके द्वारा, और एक प्रिंट टू ब्लॉक एक स्टार्टअप है जो कि ब्लॉकचेन पे ही सिर्फ काम करता है, उनके द्वारा भी उनका भी सहयोग लिया गया। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि जो आप लोगों ने जो पायलट बेसिस पर जो इसका इस्तेमाल किया है, आने वाले समय में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो आप जो आप लोगों ने जो मेजर टेक अवेज है इसका जो सीखा, इससे किस तरह से कोई ऐसा है पंचायत चुनाव में इसके इस्तेमाल करने का कुछ इरादा जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहेंगे? एक तो इसकी सफलता से हम लोग बहुत उत्साहित हैं, और पंचायत में ही एक्चुअली एक बड़ा तबका जो है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेंट लेबरर, इन एडिशन टू जो हम लोगों ने कैटेगरी, एलिजिबल कैटेगरी इसके लिए बनाया था, बट माइग्रेंट लेबरर्स अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा गांवों से ही माइग्रेशन हुआ है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता होगी इसको लाने के लिए, ई वोटिंग को लाने के लिए और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। जैसे अभी हम लोगों ने पायलट बेसिस पे 10% ऑफ द वोटर का ही किया था, अब इसे मेन स्ट्रीम के रूप में लाने की आवश्यकता होगी। उसके लिए हमारे लिए जो हमारा एक्ट है और रूल है जो पंचायतों का, जिसके माध्यम से हम लोग पंचायतों में चुनाव करते हैं, उसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता होगी। हमारे अर्बन लोकल बॉडीज में ये अमेंडेड है कि आप ई वोटिंग वहां पे करा सकते हैं। अभी जो वर्तमान में जो एक्ट रूल है पंचायतों में इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन चूंकि हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अर्बन में हम लोगों ने अब जब ये सफलतापूर्वक किया जा चुका है तो निश्चित तौर पे इसे हम पंचायतों में भी करना चाहेंगे। उसके लिए जो भी आवश्यक जो अमेंडमेंट करने की आवश्यकता होगी उसको जरूर सरकार करना चाहेगी, जिससे कि एक बड़े तबका को भागीदारी जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी में हो। जी बिल्कुल, पंचायतों को लोकतंत्र का आधार भी कहा जाता है। हम इस विशेष चर्चा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है चुनावों में जो चुनाव का खर्च है, दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। हर चुनाव में जो है उससे कई गुना मल्टीप्लाई होकर खर्च होता है। तो ये जो ई वोटिंग की प्रक्रिया है, जो जिसमें देखा गया कि लॉजिस्टिक का जो प्रयोग है काफी कम हो जाता है, तो ये चुनाव खर्च की जो बढ़ती हुई चिंता है उसको एड्रेस करने में, उसको दूर करने में आप कितना इसको सफल मानते हैं? इसको देखिए, भविष्य की ओर अगर आप देखें तो डिजिटल इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं और जिस तरह से डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि बैंकों में आप देखेंगे अब आपको संभवतः बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इतनी बड़ी परिवर्तन वहां पे आए हैं। तो चुनाव में भी वैसा ही परिवर्तन लाया जा सकता है। जब आप इसे मेन स्ट्रीम करेंगे तो ये भी हो सकता है कि आपको किसी दिन चुनाव में मत डालने के लिए बूथ पे जाने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो हम लोगों ने पायलट किया है और इतने कम समय में इतने प्रभावी ढंग से ये लागू किया जा सका और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। दूसरी है कि लीगैलिटी की जहां तक बात है, जैसे मैंने बताया कि कुछ जगह पे अब अगर ये इलेक्शन के एक्ट रूल में नहीं है,
वहां पे उसको लाने की जरूरत पड़ेगी। और तीसरे अगर आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटीज की है, लोग केपेबल हैं, फील्ड में जितने लोग हैं आईटी के अब इतने केपेबल हो गए हैं कि इस चीजों को ला सकते हैं, और साथ में लोग भी इतने ज्यादा आईटी savvy हो गए हैं, जो मोबाइल का व्यापक रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये दिन दूर नहीं है कि जिसमें इसे मेन ऑल्टरनेटिव के रूप में इसे देखा जाए। और अगर मेन ऑल्टरनेटिव के रूप में आने वाले समय में इसे देखा जाता है तो इससे आप देखिए कि चुनाव की जो बहुत सारी प्रक्रिया में बहुत सारी जटिलता लॉजिस्टिक कारण से है, जैसे कि आप कोई बूथ की व्यवस्था करना, मैन पावर की वहां पे व्यवस्था करना, ईवीएम की व्यवस्था करना, फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस फोर्स की व्यवस्था करना, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे मल्टीपल लोग इंगेज रहते हैं। जब चुनाव होता है तो लगभग सारा डिपार्टमेंट जो है ठप सा हो जाता है, अब पूरा डिपार्टमेंट एक चुनाव करने में लग जाता है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था जो हम लोगों ने जो ई वोटिंग किया है, अगर इसे मेन स्ट्रीम किया जाए तो ये सारे चीजों में काफी परिवर्तन आ जाएगा, मूल चूक परिवर्तन लाया जा सकता है, खर्चे में भी लाया जा सकता है और परेशानियों में भी लाया जा सकता है। मेरे ख्याल से ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है और रेवोल्यूशनरी चेंज लाने की इसकी क्षमता है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। चुनाव खर्च में कमी लाने की क्षमता रखता है, समावेशी चुनाव को बनाने की क्षमता रखता है, और जिस तरह से डिजिटल युग में रह रहे हैं, हर किसी के हाथ में मोबाइल है तो आसानी से इसका अनुप्रयोग कर सकता है। आप सर हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आए और ई वोटिंग की प्रक्रिया पर अलग अलग जो पहलू हैं उसकी जानकारी दी, और कई बातें हमें नई जानने को मिली इसके, और आगामी पंचायत चुनाव में भी जो है आप लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में जानने को मिला। तो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और बहुत सारी विषयों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के अवसर देने के लिए और लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसके साथ ही विशेष चर्चा का यह कार्यक्रम संपन्न होता है। इसके तहत अभी आप सुन रहे थे राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री दीपक प्रसाद के साथ बातचीत। उनसे बातचीत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।